समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप लोग नाम सुने इसका, समान नागरिक संहिता। देखिए कोई भी चीज अगर आपको समझ में आए तो इसमें 3 शब्द है, तो तीनों शब्द का अर्थ समझ लीजिए। समान मतलब एक जैसा, नागरिक किसके लिए, नागरिक के लिए। संहिता मतलब क्या होता है, कानून, यानी एक जैसा कानून सभी नागरिक के लिए। सब समान कानून किसके लिए, नागरिक के लिए। अब इसका अर्थ क्या होता है, अब देखिए हमारे यहाँ यानी भारत में कितने प्रकार के, कई प्रकार के लोग, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आदिवासी है, फिर हिंदू में भी SC ST बहुत तरह के लोग हैं। तो सबके लिए जो लगभग अलग अलग कानून है। कैसा, किससे संबंधित, व्यक्तिगत कानून। व्यक्तिगत कानून मतलब विवाह करने का कानून अलग है, फिर तलाक का कानून अलग है, गोद लेने की प्रथा अलग है कि नहीं, फिर विरासत का अलग सिस्टम। विरासत मतलब जो आपको पिता से मिलता है, तो सबके लिए अलग अलग कानून है। हिंदू के लिए हिंदू कोड बिल है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है कि नहीं। तो एक ही देश में अलग अलग नागरिकों के लिए अलग अलग कानून है कि नहीं, धर्म के आधार पे। तो इसके लिए कहा जाता है, ये एक ऐसा संहिता होता है जो सभी नागरिकों को एक समान कानून में बांधना है, ताकि सभी के लिए एक प्रकार का व्यक्तिगत कानून हो, चाहे उससे विवाह से संबंधित हो, तलाक से संबंधित हो, फिर गोद लेने से संबंधित हो, या विरासत से संबंधित हो। सारा चीज कैसा होना चाहिए, एक जैसा। यानी एक प्रकार का कैसा है, व्यक्तिगत कानून है, जो किससे संबंधित है, विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत इत्यादि, इससे संबंधित कानून है। कौन सा, समान नागरिक संहिता। यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। ठीक है। अब ये चर्चा क्या है, हमारे संविधान के भाग 4 में, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44। यानी हमारे संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। यानी भारतीय संविधान का भाग 4 है, उसमें कह रहा है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के क्या क्या कर्तव्य है। तो ये भाग 3 में मूल अधिकार है, उन लोगों को क्या क्या अधिकार दिया गया है, और भाग 4 में राज्य को क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो भाई जिस तरह देश के लिए लोगों का जिम्मेदारी है, तो राज्य की भी तो जिम्मेदारी है ना। तो लोगों के लिए मूल अधिकार भाग 3 में, और राज्य के लिए भाग 4 में। और इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक अनुच्छेद है 44, जिसमें किसकी चर्चा की गई है, समान नागरिक संहिता। और ये एक प्रकार का व्यक्तिगत कानून है, किससे संबंधित है, विवाह, तलाक, गोद लेना हो, या इससे संबंधित कानून है। ठीक है। अब इसे चर्चा भी बहुत होता है, क्या एक समान कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन इस पर चर्चा भी हम लोग इसलिए नहीं करेंगे, या कर भी सकते हैं थोड़ा देर बाद। तो ये जो कानून है, ये पहली बार किसी राज्य ने लगाया। किस राज्य ने लगाया, नहीं, उत्तराखंड। यानी भारत का पहला राज्य है आज़ादी के बाद जिन्होंने क्या लगा किया है, समान नागरिक संहिता। तो आपका सवाल यहां बनता है, भारत का पहला राज्य वो कौन सा है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है, तो है उत्तराखंड। क्या ये पहला राज्य है जहां ये लागू है, तो इससे पहले भी लागू है। आपने अभी कहा ना गोवा में, गोवा में कब से लागू है ये, 1867 से। लेकिन वहां क्या है, उसको गोवा फैमिली कोड या गोवा सिविल कोड कहा जाता है। ये आज़ादी से पहले यानी 1867 से ही लागू है।
यानी गोवा में किसी भी धर्म में किसी का जाति हो, सबके लिए एक समान कानून है। भारत में हिंदू के लिए अलग है, हिंदू कोड बिल है, फिर मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, सबका अपना अपना कानून है। तो आज़ादी के बाद अगर कहा जाए तो सबसे पहला राज्य कौन सा है, वो उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये सवाल कैसे आपको होना है, जिसे आपको पूछा जाएगा पहला राज्य जिन्होंने समान नागरिक संहिता का लागू किया है। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तब आपको गोवा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शन गोवा ना रहे तो उत्तराखंड लगाना है। तो सवाल आपका ये बना, करंट अफेयर क्या बन रहा है, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। ये क्या है, एक व्यक्तिगत कानून है जिसमें यह कहा गया है कि सभी धर्म के लोगों के लिए यानी नागरिक के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, जो किससे संबंधित हो, विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत इत्यादि से संबंधित हो। और ये हमारे संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 44 में इसकी चर्चा की गई है। चलिए, आप लोगों से व्यक्तिगत सवाल है, क्या ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए? बताइए, क्या ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए समान नागरिक संहिता? लागू होगा तो अनुच्छेद 25 का तो उल्लंघन हो सकता है। अनुच्छेद 25 अलग चीज़ है। अनुच्छेद 25 आपको मानने से है, आस्था रखने से है, ठीक है। लेकिन यहाँ आस्था नहीं, यहाँ तो आपको कानून चल रहा है। आप शादी का अपना अलग तरीका है, हिंदू का अलग तरीका है कि नहीं, मुस्लिम का अलग तरीका है। मुस्लिम 3 शादी तक आप एलो है, हिंदू में 1 ही शादी एलो है। दूसरा शादी तब होगा जब पहली बीवी का देहांत हो गया हो या पहले, है कि नहीं, तब। ऐसा तो संबंध नहीं, ये सिस्टम नहीं है ना 3 शादी हिंदू में हो सकता है, ये गैर कानूनी माना जाता है। तो ये सब बहुत सारे कानून हैं, तो सबको एक जैसा करना थोड़ा सा मुश्किल है कि नहीं। अब सोचिए, हिंदू को कहे आप मुस्लिम कानून को फॉलो कीजिए, मुस्लिम को कहे हिंदू कानून को फॉलो करें। आपको पता है धर्म, भारत में धर्म का बहुत बड़ा मायने है। धर्म से कोई जल्दी छेड़खानी करना नहीं चाहता है। यही कारण है, क्योंकि अगर याद है आप मॉडर्न इंडिया में पढ़े हैं, धर्म और समाज दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर समाज में बदलाव करना है तो पहले धर्म में बदलाव करना पड़ेगा, धर्म में बदलाव करना है तो पहले समाज में बदलाव करना पड़ेगा। इसीलिए ये लागू नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में लागू इसलिए हो गया कि उत्तराखंड ये सब छोटा राज्य है कि नहीं। यहाँ पे लिमिटेड बदलाव है, क्योंकि उत्तराखंड में लगभग 90% से ऊपर लोग हिंदू ही है, तो वहाँ कानून लागू करना आसान है कि नहीं। जो छोटे राज्य होते हैं जहाँ पे 90% से ज़्यादा आबादी होती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। जहाँ पूरे भारत में तो लगभग कितना 10% से ऊपर है अलग अलग धर्म के लोग, 25 के आसपास मुस्लिम है, फिर सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है कि नहीं। फिर आदिवासी अलग है, उनका भी अपना अलग विवाह संबंध सब नियम होता है, तो इसे लागू करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको सवाल मेन बनता है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। तो इससे पहले यहाँ कौन सा कानून लागू है? गोवा फैमिली कोड लागू है या गोवा सिविल कोड लागू है, जो एक पुर्तगाली नियम पर आधारित है, ठीक है। एक समान नागरिक संहिता कहे तो उत्तराखंड, ठीक है। रुकिए, भारत में रामसर साइट, देखिए रामसर साइट मतलब क्या है? देखिए, आप लोग जानते हैं आर्द्र भूमि, यानी बहुत सारा ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे झील हो गया है कि नहीं, या कीचड़ हो गया, या दलदल हो गया। ये सब बहुत आवश्यक होता है पर्यावरण के लिए, क्योंकि भाई यही होगा तभी तो पानी की मात्रा ज़मीन में बढ़ेगी ना। तो धीरे धीरे जब मौसम गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे ये क्या हो, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो बहुत सारे जीव जो होते आर्द्र भूमि में ही रहते हैं। झील होता है पक्षियों के लिए, भाई पानी के प्यास रहती, फिर भूमिगत पानी को बढ़ावा देता है। तो 1971 में एक जगह है रामसर, कहाँ पे है? ईरान में। तो 1971 में ईरान के रामसर जगह पे एक सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन में ये कहा गया तो जितने भी आर्द्र भूमि है उसको बचाया जाए ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। देखिए याद रखिएगा, पर्यावरण और व्यक्ति दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। देखिए हम लोग एक हॉलीवुड मूवी देखे थे,
अब उसका नाम तो अभी याद नहीं है, लेकिन उस भूमि का कहानी क्या था। तो उसमें एक टाइम मशीन बनाया जाता है। टाइम मशीन में क्या होता है, एक टाइम मशीन बना करके वो टूर के लिए रख दिया जाता है। जैसे आपको अगर किसी टाइम में जाना हो, समय में जाना हो, तो आप जा करके वहाँ जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक नियम होता था, टाइम मशीन में एक रोड टाइप का बना हुआ रहता था, मतलब इससे नीचे आपको नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उसी में बहुत लोग जाते हैं। तो एक बच्चे जो बच्चों का एक टीम जाता है, तो भाई वो जाता है, वो बच्चा तो भाई जानते हैं ना, डायनासोर वाला देखेंगे, डायनासोर युग में चलना है, तो वो डायनासोर युग में चला जाता है और बोला जाता है भाई इस पट्टी से नीचे नहीं उतरना है, किसी नीचे उतरिएगा तो खतरा हो सकता है। लेकिन जैसे डायनासोर युग में पहुंच जाता है तो अचानक सामने एक डायनासोर आ जाता है। अब वो लड़का हल्का सा पीछे हट जाता है और तुरंत वापस आ जाता है। तो जब वापस लौट के आता है तो देखता है पूरा दुनिया तबाह हो चुका है, सब जगह तोड़ फोड़ मचा हुआ, फिर वही जंगल हो गया। तो इसको लगता है यार हम इतना साल गए, अभी तो यहाँ घर था, बिल्डिंग था, अभी जंगल ही है। तो उसमें जो उसका जो होता है ना, जो वापस ले जाने वाला होता है, बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो फिर से वो उसी काल में जाता है। तो पता चलता है जब वो पीछे हट रहा था, एक छोटी सी तितली उसके पैर से दब के मर गया। अब तितली मर गया तो तितली पे डिपेंड होने वाले दूसरे जीव कम होने लगे, उस पर डिपेंड होने दूसरे जीव कम होने लगे। तो धीरे पता चला एक तितली के मरने से पूरा धरती समाप्त हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे पर्यावरण में हर चीज़ का अपना एक रोल है। एक भी चीज़ अगर समाप्त हो गया, अब सोचिए घास समाप्त हो जाएगा तो बकरी समाप्त, गाय भैंस समाप्त, गाय भैंस समाप्त तो उसको खाने वाले जो शाकाहारी मांसाहारी जीव है वो समाप्त, हम लोग समाप्त हो जाएंगे, फिर बचेगा क्या, कुछ बचेगा। तो पर्यावरण में हर चीज़ को बचाना बहुत आवश्यक है। तो आज भूमि को बचाने के लिए 1971 में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है। और ये दुनिया से भर से जितने भी आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि कहाँ, जहाँ पे जमीन पे पानी की मात्रा हो, चाहे वो झील हो, दलदल हो, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है आर्द्र भूमि। आर्द्र मतलब गीला या नमी युक्त भूमि, ठीक है। अब ये सम्मेलन हुआ तो मेन तो आपको याद रखना है रामसर कहाँ पे है, सम्मेलन कब हुआ था, यानी रामसर सम्मेलन। अब पूरी दुनिया में सेट है, लेकिन हम लोग को किसके लिए चलना है, भारत में। तो भारत में कुल कितने सेट हो गए, 89। भारत में कुल कितने रामसर सेट है, 89। देखिए ये सब करंट के साथ होगा। आज से एक साल पहले 55 था, बढ़ते बढ़ते 89 हो गया एक साल में। तो भारत में कुल 89 रामसर साइट है, ठीक है। ये तो पहला दूसरा सवाल हो गया। तीसरा क्या है, जो अभी हाल ही फिलहाल में जो पहले 85 था, 4 नए रामसर साइट जुड़े, वो कौन सा है, एक है सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य, कहाँ पे है ये, तमिलनाडु। दूसरा थेरथगल पक्षी अभयारण्य, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। उसके बाद उधवा झील, ये कहाँ है, झारखंड। और तीसरा जो चौथा जो है वो है खेचोपलरी आर्द्र भूमि, ये कहाँ है, सिक्किम। तो अभी हाल फिलहाल यानी जनवरी में 4 नए आर्द्र भूमि यहाँ रामसर साइट बनाए गए हैं, और इस चारों को जोड़ करके कितना हो गया, 89। अब ये कौन तय करता है, ये तय करता है भारत सरकार का जो है, मतलब भारत के लिए कौन नाम देता है। देखिए भारत सरकार क्या करती है, अपना नाम जो रामसर साइट पे पेश करती है। तो भारत सरकार का कौन सा है ये, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत सरकार यानी भारत सरकार के जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है, इन्होंने 4 नए रामसर साइट घोषित किए। सक्करकोटई, थेरथगल जो कहाँ पे दोनों
तमिलनाडु में। उदवा झील कहाँ पे है? और खेचोपलरी कहाँ है? यहाँ पे। और टोटल कितने हो गए? 89। अब देखिए क्या है, सवाल जाता है सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट में कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कितने हैं? 20। यानी सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि या रामसर साइट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए ये दोनों इसलिए याद रखिएगा, ये सिक्किम का पहला है और झारखंड से भी पहला है। यानी झारखंड में कितने हैं? केवल एक, उदवा झील। और सिक्किम में भी केवल एक है, खेचोपलरी आर्द्र भूमि। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, अपना बिहार तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिहार में कितने हैं? कुल 3। बिहार में जो है एक कांवड़ झील, यानी बिहार में है कांवड़ झील। कहाँ पे है? बिहार में किस जगह, किस जिला में? बेगूसराय। ये बहुत बार पूछा गया है। बिहार का आर्द्र भूमि जो इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध है, कांवड़ झील, बेगूसराय। वैसे बहुत सारा झील है। मत्स्यगंधा को भी शामिल किया, मत्स्यगंधा के लिए भी नाम दिया गया है, गोगा बिल के लिए, कटिहार के लिए भी दिया गया, लेकिन अभी इसको प्रमाण नहीं मिला है। अभी किसको मिला? कांवड़ झील, बेगूसराय, फिर नागी पक्षी अभयारण्य, जमुई और नकटी पक्षी अभयारण्य, ये भी कहाँ पे है? जमुई में। ठीक है, तो बिहार में 3 है। देखिए सबसे सवाल आपको कैसे करना है? रामसर साइट उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे नमी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे झील हो गया, दलदल हो गया। ये पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। पर्यावरण के क्यों आवश्यक है? अब देखिए झील है तो झील में मछली का भी वास होता है। उसके बाद पक्षी अभयारण्य है, दूर देश के पक्षी वहाँ के पानी पीते हैं, वहाँ भोजन करते हैं। अब से झील ये समाप्त हो जाएगा तो पक्षियों के भोजन पानी कहाँ से आएगा? तो पक्षियाँ समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं? और पर्यावरण को बचाने के लिए हर चीज़ की आवश्यकता होती है। तो 1991 में कहाँ पे हुआ? खत्म में कहाँ हुआ था? ईरान के रामसर में। ये तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में अभी हाल ही फिलहाल में 4 नए रामसर साइट बने हैं और चारों मिलकर टोटल कितने हो गए? 89। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सिक्किम और झारखंड ये पहला रामसर साइट है। अब बिहार में कितने हैं? 3, कांवड़ झील, बेगूसराय, नागा और नकटी झील, जमुई। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। देखिए मेट्रो रेल आप समझते हैं? मेट्रो लाइन, मेट्रो समझते कि नहीं? मेट्रो लाइन भारत के कई शहरों में, यानी भारत के 23 शहरों में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई है। कितने शहरों में? 23 शहरों में। अब यहाँ सवाल क्या है, जो भारत का जो मेट्रो लाइन टोटल 23 शहरों का जो मेट्रो लाइन का अगर लंबाई जाप लिया जाए तो कितना से ऊपर हो गया है? 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया। यानी कितने शहरों में? 23 शहरों में। यानी भारत के 23 शहरों में मेट्रो लाइन की लंबाई 1000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का मेट्रो लाइन इससे ज़्यादा 2 ही देशों में है। सबसे ज़्यादा किसमें है? चीन, फिर अमेरिका और उसके बाद भारत। यानी भारत का स्थान कितना है? तीसरा। यानी मेट्रो लाइन में भारत तीसरे नंबर पे है। किसके बाद? चीन और अमेरिका के बाद। और इसका क्या 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का है। और अगला क्या है? भारत कितने शहरों में है? ये 23 शहरों में है। ठीक है, अगला देखिए, आपने कुछ देखा होगा। देखिए भारत सरकार जो है तो ये इसके जो सेनाएं होती है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, ये सब प्रत्येक साल किसी न किसी देश के साथ क्या करता है? अभ्यास करते रहता है। तो जनवरी में जो अभ्यास हुआ है वो एक अभ्यास हुआ है वरुण अभ्यास।
यानी प्रत्येक वर्ष भारत जो है हर अलग अलग देशों के साथ जल सेना अभ्यास, थल सेना अभ्यास, वायु सेना अभ्यास करते रहता है। ठीक है, तो जनवरी, हम तो भाई अभी जनवरी का करंट देख रहे हैं। तो जनवरी 2025 में एक अभ्यास हुआ, वरुण अभ्यास। ये किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में। और ये कैसा अभ्यास है? ये है नौसेना अभ्यास। तो सवाल पूछा जाता है, वरुण अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। ये किसके, कौन सा अभ्यास है? ये दोनों देशों के नौसेनाएं हिस्सा लेती है। उसी तरह आइएगा तो एक होता है गरुड़, और ये किसका? गरुड़ वायु सेना अभ्यास। ये भी किसके किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच। एक होता है शक्ति थल सेना अभ्यास। ये भी किसके किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच। यानी भारत और फ्रांस के बीच तीन प्रकार के डिफेंस अभ्यास होता है। एक होता है जो नौसेना अभ्यास, क्या है? वरुण। वायुसेना अभ्यास गरुड़, और थल सेना अभ्यास शक्ति। ये तीनों किसके साथ जुड़ा है? भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, चलिए इसके अलावा आज के लिए जो आखिरी करंट देख रहे हैं वह है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। यानी पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। तो ये मत्स्य यानी मछली पालन। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं? मछली पालन करते हैं तो उसमें जो दाना और जो देते हैं वो सब केमिकल युक्त होता है। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है? जैविक, यानी बिना रासायनिक या बिना केमिकल के हमको क्या करना है? मछली पालन करना है। क्योंकि देखिए केमिकल देने से क्या होता है, अब वो केमिकल मछली पालन में हम दाना में दे देंगे, अब वो मछली खाएगा, अब वो फिर मछली को जब हम खाएंगे तो केमिकल हमारे शरीर में चला जाएगा ना, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे एक आप नाम सुना मिनी माता, जो जापान में एक शहर है मिनी माता, तो वहाँ का मछली पारा ज़्यादा खा लेता था। अब वो पारा क्या होता था? मछली के द्वारा मनुष्य में चला जाता था, तो मनुष्यों को बीमारी हो गई, इसका नाम दे दिएगा मिनी माता रोग। तो इसीलिए कहा गया है तो अब जो है क्या करेंगे? रासायनिक के जगह पे हम लोग जैविक खाद उसको देंगे, ताकि मछली पालन में खाएगा भी तो उसे खाने में कोई नुकसान नहीं होगा। तो भारत का जो पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ पे हुआ है? एक जिला है सोरेंग जिला, और ये सोरेंग जिला कहाँ पे है? सिक्किम में। यानी भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ पे खोला गया है? सिक्किम के सोरेंग जिला में। और ये किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, जाहिर सी ये ऐसा होगा, मत्स्य पालन होगा तो किसानों को फायदा है कि नहीं? पर्यावरण को फायदा है, क्योंकि हम लोग जैविक यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ सवाल क्या बनेगा? भारत का पहला मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खोला गया है? सिक्किम के सोरेंग जिला में। ये किसका हिस्सा है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा है। ठीक है।